देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में दिया गया है। जो इसके पीछे औचित्य ये था कि पार्टियां बार बार पार्टी के जो एमएलएज हैं या एमपीज़ हैं वो दल बदल ना करें। तो दल बदल के खिलाफ जो कानून है वो एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है। इसके बारे में 10th शेड्यूल में पूरी व्याख्या दी गई है। तो इसमें जो कानून है उसमें स्प्लिट जो है अब पहले अलाउड था, अब वो भी गैर कानूनी हो गया है और किसी पार्टी में स्प्लिट अलाउड नहीं है। बट एक एक्सेप्शन है जो कि मर्जर है। अगर कोई पार्टी के जो एमएलएज हैं या एमपीज़ हैं, अगर लेजिस्लेचर पार्टी जो जितने लोग लेजिस्लेचर में हैं उसके 2/3 अगर किसी अन्य पार्टी में मर्ज होते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। स्पीकर की भूमिका किसी दल के टूटने पर क्या होगी? देखिए, किसी दल में अगर लोग टूट करके किसी अन्य पार्टी में मर्ज होते हैं तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं और ऐसे में स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में मेन जो है जज के रूप में रहता है। और अगर वो टूटा हुआ दल मर्ज कर जाता है किसी पार्टी से तो वो डिफेक्शन के दायरे में नहीं आता है। अगर जितनी संख्या में वो टूटे हैं 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी हैं तो उसको स्पीकर रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन 2/3 हैं नहीं हैं, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं उस पे डिसीज़न स्पीकर का फाइनल होता है। और उसके बाद हालांकि जुडिशियल रिव्यू है जिसमें कि अगर कोई उससे आहत है तो वो कोर्ट जा सकता है। टीएमसी के कुल विधायक 80 हैं और 2/3 संख्या 54 है। अगर 54 से ज़्यादा देखिए, अगर 54 से ज़्यादा विधायक जो टीएमसी के 80 में से 54 से ज़्यादा जब भी हो जाएंगे तो वो 2/3 जो लेजिस्लेटिव पार्टी का जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हो जाता है, वो किसी भी अन्य पार्टी में मर्ज कर जाएगा तो डिफेक्शन नहीं होगा। लेकिन वो स्प्लिट अलाउड नहीं है। फिर भी जो कानून में जो दूसरा प्रावधान है वो अपने आप में स्प्लिट ना कह के अपने आप को ही मेन पार्टी कह सकते हैं कि हम स्प्लिट नहीं किए हैं। जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो स्प्लिट के ग्रुप हैं, तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। मौजूदा टीएमसी के सिंबल और पार्टी के नाम के लिए क्या विधायक के साथ सांसदों का भी अलग होना जरूरी है? क्या कहता है नियम? देखिए, जो कानून है जो एंटी डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन में मर्जर अलाउड है, स्प्लिट नहीं है। लेकिन जो ड्रॉबैक है, जहाँ एक रास्ता दिखता है कि स्प्लिट जो पार्टी है वो भी डिस्क्वालिफिकेशन से तब बच सकते हैं जब वो अपने आप को मेन पार्टी घोषित करे कि वही, जैसे इस केस में वही मैं ही हमारा जी ग्रुप है वही टीएमसी है और जो हमारे साथ हैं वही टीएमसी है। ऐसे में जो जुरिस्डिक्शन है इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है उसमें जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन एविडेंस के तौर पे जो दोनों पक्षों को, दोनों गुटों को सुनकर ये फैसला करती है कि सिंबल का अधिकार किसको है। और इसके लिए ये देखा जाता है कि जो ग्रुप क्लेम कर रहा है पार्टी का पार्टी का सिंबल क्लेम कर रहा है तो वो उसके कितने एमएलएज हैं और क्या वो मेजॉरिटी में हैं, कितने एमपीज़ हैं और एमएलए एमपी मिला के क्या वो मेजॉरिटी में हैं। साथ साथ उस पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उसका क्या रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो उसमें किनका इन सब चीज़ों को देखकर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि एक्चुअल हकदार उत्तराधिकारी, जो एक्चुअल हकदार सिंबल का कौन है। और इस केस में अगर बीच का रास्ता दिखता है
जो इलेक्शन कमीशन को मुश्किल होता है कि कौन ओरिजिनल टीएमसी है। इस केस में अगर ऐसा आता है तो इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकता है कि इस सिंबल को हम फ्रीज़ करते हैं, दोनों ही अलग अलग सिंबल फिर लेंगे और दोनों ही अलग अलग पार्टी के रूप में आगे इलेक्शन लड़ पाएंगे।